नमस्कार, मैं मंजू शर्मा ज्ञान न्यूज़ के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय अध्ययन के पहला जो अध्याय है हमारा भारत, उसका हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा जो पाठ है भारत, जो हमारे देश का नाम भी है भारत। भारत की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित एक अलग ही भौतिकी जो प्रदेश है, अलग ही प्रदेश के स्वतंत्र रूप से ये नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अभेद्य और दुर्गम्य होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक जो हर दिशा है चारों तरफ से ये अभेद्य और दुर्गम्य होने के कारण इसको उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। हमने 7वीं कक्षा में अध्ययन भी किया था, भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो 3 दिशा हैं वो 3 तरफ से क्या है, वो पानी से घिरी हुई है। जो 4 तरफ से पानी से घिरे उसको कहा जाता है द्वीप, और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप भी है। और महाद्वीपों की बात करें तो ये अभेद्य होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व की दृष्टि से बात करें तो ये हमारा देश है, ये विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी बात करें तो ये विश्व का 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके बाद हम इसके विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार में बात करें तो ये चारों तरफ से हम बात करें तो विस्तार में है, यदि हम उत्तर में हम जम्मू से लेकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3214 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक जो इसका विस्तार है वो है 2933 वर्ग किलोमीटर है। फिर हम इसकी बात करते हैं इसके राज्यों की बात करें तो भारत में पहले राज्य थे 29 राज्य, लेकिन जब से जम्मू को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से अब भारत में राज्यों की संख्या हो गई है। पहले भारत में राज्य थे 29 राज्य, जब से जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के कारण अब भारत में राज्य हैं 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश जो थे 7 थे उसकी संख्या बढ़कर हो गई है 9, यानी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित हैं। अब हम इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हम बात करें तो सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सबसे छोटा राज्य स्थित है। अब हम भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में इसी अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा आपका है गंगा का मैदानी प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा आपका है तटीय मैदान। चौथा है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा है आपका थार का मरुस्थल, और छठा है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह इसमें हम तटीय मैदान का तो हम कक्षा 7 में अध्ययन कर चुके हैं। तटीय मैदान के बारे में हमने इसका विस्तार से भी पढ़ा था। और थार का मरुस्थल हम जो दूसरा अध्याय है राजस्थान का अध्ययन करेंगे, इसमें हम थार के मरुस्थल का भी हम अध्ययन करेंगे। अभी ये जो 6 भौतिक प्रदेश हैं भारत के, उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश, तटीय मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह है। थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा उनका वर्णन बता देती हूँ। सबसे पहले है उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये 2500 यानी 2500 वर्ग किलोमीटर ये लंबी ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे ऊंची एवं सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी है, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो है कहाँ? हिमालय में। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवं सबसे नवीनतम ये पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये 3 समांतर श्रेणियों में बंटा हुआ है। ये 3 समांतर श्रेणियां हैं इसकी, 3 समानांतर श्रेणियां। इसमें पहली है आपकी शिवालिक, जिसमें हमारी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। दूसरा है आपका है हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका बृहत्तर हिमालय, यानी ये 3 श्रेणी में बंटा हुआ है। शिवालिक, हिमालय, हिमाचल और बृहत्तर हिमालय में बंटा हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की सबसे, क्योंकि भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि में और अन्य जलाशयों में या अन्य जो अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन पर्वतीय जो प्रदेश है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन पर्वतीय प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जो हिंद महासागर से आने वाली जो आर्द्र पवने हैं उनको रोककर हमारे भारत में वर्षा कराने में भी ये बहुत सहायक हैं। अगला हम दूसरा जो विस्तार से करेंगे अध्ययन वो है हमारा गंगा का मैदानी प्रदेश, यानी दूसरा जो भौतिक प्रदेश है भारत का वो है गंगा का मैदानी प्रदेश। गंगा का मैदानी प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश के नाम से जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये और उनकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो हिमालय से जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है उनसे बना हुआ ये गंगा का मैदानी प्रदेश है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण भी क्या है, ये भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विशेषता ये है इसकी कि इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी, हर साल नदियाँ जो हैं वो हिमालय से नई मिट्टी जो लाती हैं जिसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, और ये जलोढ़ मिट्टी होती है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसी नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण ये भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है ये गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है जो है भौतिक प्रदेश हमारा था वो था हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा, यानी ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे कठोर और सबसे प्राचीन
सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। ये भौतिक प्रदेश है सबसे प्राचीन। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा कठोर और सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश रहा है। हमने जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमने पढ़ी थी, ये भारत ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला हम चौथा अध्ययन करेंगे हम द्वीप समूह है। द्वीप समूह के बारे में हम बताएंगे। द्वीप समूह है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द्वीप समूह है ये हमारा भौतिक प्रदेश द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह है ये हमारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है आपका, अरब सागर में स्थित है ये आपका द्वीप है, वो है आपका लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, यानी 1 लाख द्वीप, लेकिन इस द्वीप समूह में ये 36 द्वीपों का ये समूह है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। दूसरा हमारा है ये जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये 200 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 247 द्वीपों का समूह है। 247 द्वीपों का समूह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 247 द्वीपों में से एक द्वीप है बेरन द्वीप, जिसपे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ये भारत के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसी प्रकार हमने जो 6 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया, उत्तरी एवं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण गंगा का मैदानी प्रदेश और ये द्वीप समूह है, हमने ये 6 भौतिक प्रदेशों का हमने अध्ययन किया है। अब हम भारत के एक इशू में बात करें तो भारत की भाषा, हमारे इसी अध्याय में भाषा के बारे में भी बताया है कि भारत में भाषाएं, तो भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 234 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें 122 भाषाएं और 234 जो भाषाएं मातृभाषाएं हैं। इनमें से सिर्फ 22 जो भाषाएं हैं, यानी जो सिर्फ 22 जो भाषाएं हैं उनको ही संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जनजाति भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ये जो 22 भाषाएं हैं उनको अनुसूचित जनजाति का भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब हम भारत के धर्म की बात करें तो भारत में सभी धर्म और धर्म संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि हम किसी भी धर्म, समाज, मजहब, जाति, संप्रदाय के क्यों ना हो, हमें चाहिए कि हम दूसरों की संस्कृतियों का सम्मान करें। क्योंकि भारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारत में इतनी विविधताएं और इतनी भौगोलिक विविधताएं, सांस्कृतिकताएं, विविधताएं भौगोलिक होने के बावजूद भी भारत क्या है, एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि अनेकता में एकता, और यही भारत की विशेषता है। ये आज का हमारा ये जो भारत का अध्याय है ये हम पूरा हुआ। कल हम राजस्थान के अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे।